नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ दवे। क्विकली शुरुआत करते हैं विदेशी बाजार के संकेतों के साथ। आज विदेशी बाजार के संकेत शुरुआती संकेत कह सकते हैं कमजोरी के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में भी देखिए 100 अंकों की गिरावट के साथ 11,250 के आसपास ट्रेड देखने को मिल रहा है। वहीं जापान के बाजार में भी सुस्ती है और साथ ही हांगकांग के बाजार भी आप देखिए लाल निशान के साथ करीब 55 अंकों की बिकवाली दिखा रहे हैं। और बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो 7 दिनों की एक तरफा तेजी देखने के बाद डाउ में भी सुस्ती देखने को मिली, करीब 105 अंकों की गिरावट के साथ वहां पर भी क्लोजिंग हमने देखी। और नैस्डैक में भी 0.25% तक की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से समझ लेते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट्स में भी आज काफी कुछ है जो समझना होगा, क्योंकि बुलियन मार्केट में हमने देखा है कि रिकॉर्ड तेजी के बाद 7 साल में सोने की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। इससे जुड़े डिटेल्स भी ले लेते हैं। दीपांशु भंडारी हमें कोरोना से जुड़ी जानकारी भी देंगे और थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति बताएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप ऑफिस से ऑपरेट कर रहे हैं और एक नई जान है स्क्रीन पर। बताएं, विदेशी बाजार के संकेतों से शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छा लग रहा है कुछ महीनों के बाद वापस ऑफिस आकर वापस स्टूडियो से एंकरिंग करने में। जहां तक मार्केट्स का सवाल है, थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रह सकता है आज के लिए। और कल शाम हमने देखा जिस तरह से ग्लोबल वॉलेटिलिटी बढ़ी है, वहां पर नज़र रखनी पड़ेगी। हालांकि ऐसे कोई चिंताजनक संकेत नहीं है। एक्चुअली मार्केट्स की डायरेक्शन में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी बिकवाली आई है वो ऐसे एसेट क्लासेस में आई है जो सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं, जैसे कि गोल्ड या फिर जो यूएस के टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं। और यूएस के टेक्नोलॉजी शेयर्स में जो इतनी बड़ी गिरावट आई, उसकी वजह से हमने अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस समय उसका एडजस्टमेंट आप एसजीएक्स निफ्टी बाकी के एशिया के बाजार पर भी देख रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स तो फिलहाल पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ यह है कि 7 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है। अपने रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब पहुंचने के बाद एस&पी 500 की भी डायरेक्शन चेंज हुई। साथ ही दिन की ऊंचाई से डाउ लगभग 470 अंक फिसला है। बट ज़्यादा कोई परेशानी के संकेत नहीं हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आईटी और दिग्गज आईटी स्टॉक्स में बिकवाली हुई है उसकी वजह से ही मार्केट्स पर दबाव पड़ा है। और क्योंकि इनकी वेटेज इतनी ज़्यादा है इवन डाउ पर, इसलिए आप देख रहे हैं कि डाउ में भी आपको गिरावट देखने को मिली। और एस&पी 500 में भी 1/4 हिस्सा सिर्फ इन टेक्नोलॉजी शेयर से ही आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इकोनॉमिक डेटा जो यूएस से आ रहा है वो अभी भी पॉजिटिव है। इसकी वजह से मार्केट्स की डायरेक्शन अच्छी रही। ट्रंप साहब ने कहा है कि अब एक विचार चल रहा है यूएस में कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स हैं उसको कम किया जाए, तो वहां से भी मार्केट्स का मूड अच्छा है। पर जो नए स्टिमुलस प्लान पर अभी भी कोई मंजूरी नहीं है और इस समय बातचीत में भी अड़चन आ रही है, वहां से थोड़ा मूड पर असर जरूर पड़ते हुए दिख सकता है। तो वो एक चीज है जहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा यूरोप के बाजार तेजी में रहे। कच्चे तेल में काफी वॉलेटाइल सेशंस देखने को मिला। फाइनली 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि इस सुबह आप देखें तो वहां पर भी पॉजिटिव ट्रेड है। सबसे बड़ा एक्शन हमने कमोडिटी मार्केट में देखा, और वो भी गोल्ड और सिल्वर में। 7 साल में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट हमने गोल्ड में देखी। इंटरनेशनल मार्केट्स में 5% से ज्यादा गिरावट आई। वहीं अगर आप सिल्वर की बात करें तो 14% की गिरावट हमने देखी है। 2008 के बाद सबसे बड़ी गिरावट रही है सिल्वर के लिए। बट क्योंकि एक सेफ हेवन एसेट है, यहां पर बिकवाली आ रही है, यानी कि इसका मूड यही है कि मार्केट्स अब इक्विटीज की तरफ और ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो एक दिन की गिरावट से ज्यादा कुछ लेना नहीं चाहिए। मूड अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। ओके, दीपांशु, साथ ही कोरोना से जुड़े आंकड़े, कोरोना से जुड़ी ताजा खबरें क्या है? कोरोना की बात करें तो लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा नए मामले आए हैं दुनिया भर में। कल 6,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। यूएस में 54,000 नए मामले थे, ब्राज़ील में 55,000 नए मामले थे। 1250-1300 लोगों की मौत हुई है दोनों ही देशों में। भारत की बात करें तो एक बार फिर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नए मामले भारत में ही आपने देखे हैं। 61,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, तकरीबन 835 लोगों की मौत हुई है। पर रिकवरी रेट भी भारत में जो सुधर रहा है वो हम देख रहे हैं। 54,000 लोग कल ठीक भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 6,43,000 पर हैं और 16 लाख से ज़्यादा लोग अब तक ठीक हुए हैं भारत में। पर हाँ, नए मामले अभी भी तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैक्सीन की बात करें तो जो कल रशिया ने वैक्सीन की घोषणा की, वहाँ से मार्केट्स का मूड ज़रूर सुधरा था। पर अब काफ़ी देशों के वैज्ञानिक इस वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जैसा हम भी बता रहे थे कि एक बहुत छोटे सैंपल साइज पर यह वैक्सीन टेस्ट करी गई है। इसका फेज 3 ट्रायल अभी भी बाकी है और वैज्ञानिकों भी कह रहे हैं कि किसी भी वैक्सीन की सक्सेसफुल होने के लिए एक बड़े सैंपल साइज पर उसको टेस्ट करना चाहिए, जो इस वैक्सीन का अभी नहीं किया गया है। तो कुछ सवाल उठ रहे हैं कि यह वैक्सीन एक्चुअली कितनी इफेक्टिव हो सकती है जो रशिया ने डिक्लेयर की है।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में करीब 1014 करोड़ की खरीदारी की, वहीं डीआईएज ने कैश मार्केट में 1416 करोड़ की बिकवाली की है। और साथ ही अगर वायदा बाजार की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से करीब 2005 करोड़ की बिकवाली आती हुई देखने को मिली है। तो एक बड़ी खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईज कर रहे हैं, लेकिन वायदा बाजार में 2005 करोड़ की बिकवाली भी आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत आज फिलहाल शुरुआती संकेत तो सुस्ती दिखा रहे हैं, कैसे समझे इन संकेतों को और हमारे लिए पहली रणनीति क्या होगी? देखिए, एक्सपेक्टेड करेक्शन है ग्लोबल मार्केट्स में। काफी दिनों की तेजी के बाद लगातार 7 दिन मजबूत होने के बाद करेक्शन आना तय था। तो वो अब किस वक्त किस तरह से आएगा वही वाली देखने वाली बात थी। तो कल जो आया है करेक्शन वो एक तरह से हेल्दी है और उसके चलते हुए भारतीय बाजारों पर जो एक कमजोरी के साथ शुरुआत होने का मौका मिलेगा, उसमें निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी करने की राय होगी। ट्रेंड अभी भी बरकरार है, कहीं कोई खास चिंता करने वाली बात अभी तक तो नजर नहीं आती है। तो आज के लिए जो अहम सपोर्ट होगा वो 11,200 11,250 की रेंज में होगा। उसके आसपास हम कहीं शुरुआत करके टिकते हुए नजर आएंगे और आज ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग अहम होगी। अगर 11,200 के ऊपर हम बंद होने में कामयाब रहते हैं तो इसका मतलब कहीं कोई ट्रेंड में बदलाव नहीं है। 11,200 के नीचे बंद होंगे तो ही थोड़ी सी और कमजोरी की जगह खुलेगी आज और कल के बीच में। तो ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग अहम है और मुझे नहीं लगता कि 11,200 के नीचे बाजार बंद होने चाहिए। मेंटेन कर सकते हैं बंद होने के लिहाज से, तो वो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया। अगर गलती से ये रेंज टूटती है तो 11,000 11,050 अपने आप में और दूसरा बड़ा मजबूत सपोर्ट जोन है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 11,375 11,450 वो रेंज है जहां आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। तो वो आपके लिए बड़ा लेवल है। हालांकि आज आने की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी ये रेंज हाई रेंज के तौर पर आप देख सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,750 21,900 मजबूत सपोर्ट जोन है और उस रेंज के आसपास आने पर प्रॉफिट बुकिंग, खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई नजर आएगी। और ऊपरी स्तरों पर 22,250 से 22,400 की रेंज वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली आते हुए दिख सकती है। तो देखते हैं कमजोर शुरुआत होने के बाद क्या कुछ होता है। तो एक बार कमजोर शुरुआत में मुझे लगता है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, थोड़ी खरीदारी का सहारा मिलेगा। कमजोरी रहेगी लेकिन पैनिक जैसी कोई खास बात मुझे नजर नहीं आती। बिल्कुल अनिल सर, आप कह रहे हैं ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए तो आज का पूरा दिन ही बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ना आप ऑफिस से दूर रह सकते हैं ना ऑफिस आपसे। व्यूअर्स को आप सरप्राइज दे रहे हैं, आज ऑफिस से एंकरिंग करेंगे। जी, आज हम ऑफिस में बड़े दिनों बाद फिर से शो करने जा रहे हैं। तो स्टूडियो का मूड, माहौल और एनर्जी, पॉजिटिविटी अलग ही है। तो आई होप कि हम और दर्शक साथ साथ एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपोर्ट रेंज आप देखिए निफ्टी के लिए 11,200 से 11,250 के आप मानकर चलें, वहीं 11,375 से 11,450 ऊपरी स्तर निफ्टी के लिए होंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 21,750 से 21,900 की ट्रेडिंग रेंज सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चलें और 22,250 से 22,400 के ऊपरी स्तर होंगे जिन्हें आपको मानकर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। बताने के लिए देवांशी आशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले आप नजर कीजिए सैटिन क्रेडिट केयर पर, क्योंकि कंपनी का जो राइट इश्यू है उसके इंटाइटलमेंट आज से शुरू होते हुए दिखेंगे। 24 अगस्त तक ये राइट इश्यू खुला रहेगा, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 60 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर 120 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कंपनी की तरफ से है। 125 शेयर के बदले आपको 48 राइट इश्यूज के लिए आप इंटाइटल्ड हैं, आपको ये शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे और अप्लाई करने के टाइम आपको केवल 15 रुपए प्रति शेयर पर पेमेंट करना होगा। साथ ही नतीजों के लिहाज से अदानी पोर्ट्स, इसके नतीजे आते हुए दिखे। जो आय है करीब 18% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 24% तक घटता हुआ दिखा है और साथ ही जो मार्जिन हैं वो इस बार करीब 66% से घटकर 60% के करीब रहते हुए दिखे। साथ ही इनका जो मुनाफा है इसमें करीब 26% तक की गिरावट देखने मिली है, लेकिन जो अनुमान था उसे हल्के से बेहतर ऑपरेशनल नंबर्स इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं। साथ ही इनका जो टोटल कार्गो वॉल्यूम्स है इसमें 27% तक की गिरावट हमने इस बार देखी है। मुद्रा पोर्ट के वॉल्यूम्स में 30% तक की गिरावट हमने इस तिमाही में देखी है। इसके अलावा स्नोमैन डील पर भी कंपनी ने अपडेट दिया है
कि गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के साथ उन्होंने जो करार किया था वो आगे कंटिन्यू करते हुए नहीं दिखेंगे। अदानी लॉजिस्टिक्स अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर रहेगा गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क में, सिर्फ 26% होल्ड करता रहेगा। ये पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन ये अपडेट नतीजों के साथ उन्होंने दिया था। HDFC लिमिटेड पर आप नजर रखिए, जहां पे कंपनी ने करीब 5.68 करोड़ इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं और इसके जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और साथ ही NCDs के जरिए अतिरिक्त 3,700 करोड़ रुपए जुटा दिए हैं। इश्यू का जो प्राइस है वो 1760 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया था। साथ ही हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज, इस पर भी आप नजर रखिए, क्योंकि 17 से 28 अगस्त तक खुला रहेगा कंपनी का ओपन ऑफर। एस्को कंपनी लिमिटेड 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाएगी। 130 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 430 करोड़ में खरीदेगी करीब 3.26 करोड़ का शेयर। तो इस पर आप नजर रखें। और साथ ही सीक्वेंस साइंटिफिक, इसका भी 25 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक ओपन ऑफर खुलता हुआ दिखेगा। कार्यालय 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाएगी। 86 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर करीब 6.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पे खरीदती हुई दिखेगी। लेकिन इस पर नजर रखिए, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से फार्मा शेयर्स में खरीदारी आती हुई दिखी है, तो इनका जो मौजूदा भाव है वो तो 135 रुपीज पर पहुंच चुका है। तो जो ओपन ऑफर का प्राइस है वो काफी नीचे है, 86 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही इस डिफेंस स्टॉक्स पर आपको क्विकली नजर रखनी होगी। DSC ने 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए मंजूरी दे दी और इसी के चलते आज BHEL और साथ ही HAL, ये दोनों स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी। JMC प्रोजेक्ट्स कंपनी को वाटर सप्लाई के लिए करीब 1360 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और इसी के चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए वो देख लेते हैं। BPCL और अब ये पूरा अगस्त में सुस्ताया है। आज पहली बार लग रहा है कि ये वापस अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आया है और इसके ऑसिलेटर्स भी पॉजिटिव हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन का एक कॉल मैं सजेस्ट करता हूँ कि 440 की कॉल ली जा सकती है 16 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखिए 12 रुपए पे, टारगेट रहेगा 23 रुपए का। एक बार 480 पार हो गया तो उसके बाद में ये 500 का नया नोट आएगा और 550 इसका ऑल टाइम हाई है। तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी इस खास पेशकश बाजार आज और कल में हम मार्केट का पूरा एक्शन, बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ हुआ वो सब तो आपको बताते ही हैं, लेकिन साथ ही ऑप्शन की दमदार रणनीति भी सुझाते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी एक खास पेशकश देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। हमारे पास चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से सीमेंस पर खरीदारी की कॉल आई है। 1225 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखें। 1120 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से IDFC फर्स्ट बैंक और गार्डन रीच शिप बिल्डर दोनों पर ही खरीदारी की राय है। IDFC फर्स्ट बैंक 32 के लक्ष्य को आप मानकर चले, यहाँ पर 29 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और गार्डन रीच शिप बिल्डर में 240 के लक्ष्य को मानकर 228 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय सिंजीन इंटरनेशनल और सीमेंस पर है। सिंजीन पर आप 515 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर सकते हैं। 485 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं सीमेंस में 1190 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1142 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी की राय एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। मानस जायसवाल .com से हमारे साथ अब मानस जायसवाल जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज बाजार पर, इंडेक्स पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, जहां तक बात निफ्टी की है, जरूर एक हर्डल दिखता है 11,350 के आसपास, लेकिन जो मार्केट का अंडरटोन है वो काफी बुलिश लगता है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक निफ्टी 11,200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है, क्योंकि जो ब्रेकआउट हमने कल देखा है मार्केट में, उसको देख के लगता है कि कम से कम 11,550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे सिंगापुर निफ्टी इंडिकेट कर रहा है एक गिरावट का, तो मॉर्निंग में अगर कोई गिरावट देखने को मिले तो वहां खरीदारी करें, 11,200 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में कल देखने को मिला है, जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है, मैं समझता हूँ यहाँ पर कम से कम 23,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बैंक निफ्टी पे खरीदारी करें, 21,850 का स्टॉप लॉस रखें और 23,000 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो गिरावट में खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन मानस, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए आप कोई टॉपिक्स देना चाहेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी में मैं बुलिश हूँ मानसी, इसलिए IDFC फर्स्ट बैंक को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला, कंसोलिडेशन देखने को मिला था काफी समय से।
लेकिन फाइनली कल 29 रुपीज का एक हर्डल क्रॉस किया है स्टॉक ने, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को में खरीदारी करें, 29 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 32 रुपए 50 पैसे के टारगेट रहेंगे। और एक सेल रिकमेंडेशन है और वो है टोरेंट फार्मा पे। देखिए टोरेंट फार्मा में हमने ऑलरेडी एक बड़ी रैली देखी, लेकिन कल टोरेंट फार्मा ने हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट देखें तो वहां पर आपको बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा, तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा और करेक्शन डीप हो सकता है और इस करेक्शन में शायद स्टॉक अपना 20-डे मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर सेल का रिकमेंडेशन है, 26 के स्टॉप लॉस रखिए और 27.50 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये राय दोनों ही स्टॉक स्पेसिफिक आपको मिली है। मानस, क्विकली सेक्टर स्पेसिफिक भी अपनी राय बताइए, क्योंकि आईटी स्पेस में कल बिकवाली का दबाव हमने देखा, फार्मा में भी गिरावट दिखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने बढ़त के साथ ट्रेड देखा है। आपकी राय क्या होगी? देखिए मैं समझता हूँ कि फार्मा में अब आपको थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और इसीलिए मैंने टोरेंट फार्मा में एक सेल रिकमेंडेशन दिया है। लेकिन जिस तरह की स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी ने दिखाई है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ प्राइवेट बैंकिंग नेम्स, स्पेशली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया है, और दूसरा एक बैंक मैं आपको बताता हूँ एक्सिस बैंक। यहाँ ध्यान रखिए क्योंकि एक्सिस बैंक ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कल ब्रेकआउट दिखाया है इंट्राडे चार्ट पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कम 15 से 20 रुपए का मूव एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप खरीदारी के सौदे करें, 435 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 475 के टारगेट सेट करें। बिल्कुल मानस, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं और आनंद राठी से हमारे साथ जिगर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज बुलियन मार्केट की ही बात करनी होगी और बुलियन मार्केट ही सबसे ज्यादा खबरों में है, क्योंकि इतनी अच्छी तेजी देखने के बाद एकाएक ये बड़ी गिरावट जो सोने की चाल पर हम देख रहे हैं, 3000 रुपए की गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिला। साथ ही चांदी में भी गिरावट हावी होते हुए दिखी। इन पर आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। इनफैक्ट कल हमने देखा था सितंबर सिल्वर 12% सेलर सर्किट के साथ बंद हुआ था और गोल्ड जो था अक्टूबर इट वेंट डाउन बाय अराउंड 3000 पॉइंट्स। आई थिंक आज थोड़ा बहुत बाउंस मार्केट में आ सकता है, लेकिन ये जो करेक्शन का दौर जो है शायद कंटिन्यू करेगा उसके बाद। लेकिन उसके पहले मॉर्निंग सेशन में मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ी हल्की सी खरीदारी आ सकती है, क्योंकि प्राइसेस में इतनी गिरावट आई है तो एक बाउंस मार्केट में आएगा। सो अक्टूबर गोल्ड बाय अराउंड 51,700, 51,600 is stop loss and 51,900 is target in gold. बिल्कुल जिगर, साथ ही क्रूड पर आपकी राय क्या होगी? क्रूड में आज देखिए, आज सुबह एपीआई की इन्वेंटरी के नंबर्स आए थे यूएस के वीकली एंड इट हैज रिपोर्टेड अ ह्यूज ड्रॉ डाउन। सो आई थिंक क्रूड ऑयल इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। $42 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड भी कर रहा है क्रूड ऑयल। सो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अगर 3120 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 3090 इज अ स्टॉप लॉस एंड 3170 इज टारगेट। ओके, और जिगर क्विकली बेस मेटल्स और पर्टिकुलरली कॉपर पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। कॉपर में अभी भी बेरिश आउटलुक है। यहाँ पे हमारा कॉपर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 510 के आसपास मिले, द वन शुड गो शॉर्ट। 513 का स्टॉप लॉस एंड 505 का टारगेट। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली इक्विटी मार्केट्स के साथ ही कमोडिटी बाजार में भी आज बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। इसकी सारी डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट का रुख करते हैं। अब प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए दूसरी प्री बिड मीटिंग आज होने जा रही है। इस मीटिंग से जुड़ी सारी जानकारी लेकर हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी समीर, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर जुड़ी है रेलवे सेक्टर से, जहां अब दूसरी प्री बिड मीटिंग होने जा रही है। रेलवे के जो सबसे अब तक का बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जिसमें प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट किया जा रहा है, प्राइवेट प्लेयर को आमंत्रित किया जा रहा है ट्रेन ऑपरेशंस में, और इसके लिए प्री बिड मीटिंग आज ये दूसरी प्री बिड मीटिंग है जिसमें प्राइवेट प्लेयर को आमंत्रित किया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो पहले प्री बिड मीटिंग है जिसमें रेलवे को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, 16 प्राइवेट कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एयरपोर्ट ऑपरेटर जेएमआर शामिल था, बॉम्बार्डियर था, 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे जिसमें भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड था, राइट
IRCTC ये भी शामिल हुई थी, साथ ही ऑस्ट्रेलियन फर्म कैट भी शामिल हुई थी। और इसके साथ ही हमने देखा कि मेधा इंजीनियरिंग वेदांता भी रेलवे में प्राइवेट प्लेयर ऑपरेटेड ट्रेन प्रोजेक्ट में दिलचस्पी जता रही हैं। तो रेलवे को उम्मीद है कि और भी कई कंपनीज आज यानी कि दूसरी प्री-बिड मीटिंग में शामिल होगी। लेकिन इसके आगे का रास्ता आपको बता दें कि केवल 2 ही प्री-बिड मीटिंग है, यानी कि एक जो पहले हो चुकी है और एक जो आज हो रही है, और इसके बाद कोई भी प्री-बिड मीटिंग नहीं होगी। और अब 8 सितंबर को यानी कि अगले महीने प्राइवेट प्लेयर से बिडिंग प्रक्रिया के तहत उनके बिड्स को आमंत्रित किया जाएगा, उनसे बिड मंगवाई जाएंगी, बोलियां मंगवाई जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे लक्ष्य ये लेकर के चल रही है कि अप्रैल 2023 में पहली प्राइवेट ट्रेन पटरियों पर दौड़े। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो बिडिंग प्रोसेस है उसको रेलवे इसी साल यानी कि ये जो मार्च 2021 तक पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देना चाहती है। और इसी के साथ रेलवे को उम्मीद है कि ये बड़े प्रोजेक्ट में निजी निवेश तकरीबन 30,000 करोड़ का हो सकता है, जिसमें रेलवे को जाहिर बात है पैसा तो मिलेगा ही, बल्कि यात्रियों के लिए सुविधाओं के नए दरवाजे खुल पाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट प्लेयर लगातार दिलचस्पी जता रहे हैं। और ये भी देखना होगा कि क्या कुछ नए नाम आज दूसरी प्री-बिड मीटिंग में शामिल होते हैं, क्योंकि ये भी निगाह बनी हुई थी कि टाटा और अडानी जैसी कंपनीज जिन्होंने जब बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था तो उसके पहले कई दौर की बैठकों में रेलवे के साथ शामिल हुई थी। ये इसलिए दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है कि क्या दूसरे प्री-बिड मीटिंग में टाटा या अडानी शामिल होती है या इसके अलावा मेक माई ट्रिप जैसी जो ट्रैवल पोर्टल है क्या वो भी शामिल होंगे या नहीं, ये देखना बहुत अहम होगा, जो हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि वेदांता, IRCTC, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बम्बार्डियर, GMR ग्रुप जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है, ऐसी कंपनीज लगातार रेलवे के साथ काम करने के लिए, प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए दिलचस्पी जता रही हैं और प्री-बिड मीटिंग में शामिल हो रही हैं। जी बिल्कुल समीर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे से जुड़ी पूरी जानकारी समीर हमें दे रहे हैं, जब पहली प्री-बिड मीटिंग होने वाली थी वहां से लेकर आज जहां दूसरी प्री-बिड मीटिंग होने वाली है, विस्तार से सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।